नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेयरिंग के द्वारा। लेयरिंग में जो हमने इतनी सारी मेथड्स देखी थी उसमें एयर लेयरिंग रह गया था। एयर लेयरिंग बाकी सारी हमने देख ली थी, सिंपल लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, फिर माउंड लेयरिंग, उसके बाद टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, ये सारी मेथड्स हम देख चुके थे। इसके बाद जो लास्ट एक मेथड रह जाती है एयर लेयरिंग। तो एयर लेयरिंग क्या है? इस विधि को हम चाइनीज़ लेयरिंग या पॉट लेयरिंग या गूटी या हवाई दाब भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम मदर प्लांट के ऊपर ही इसको मिट्टी में झुकाकर मिट्टी में नहीं दबाते हैं। मदर प्लांट के ऊपर ही मिट्टी लगाकर और उसको रूटिंग करते हैं। तो वो किस तरह से किया जाता है? तो पेड़ की शाखाओं, मतलब जो ब्रांचेस हैं स्टेम की, अन्य ऊंचे तनों पर इसका उपयोग किया जाता है। ज़मीन के स्तर तक जो झुक नहीं पाते हैं, जैसे बड़े बड़े वुडी प्लांट्स हैं जो ज़मीन के स्तर तक झुक नहीं पाते हैं, उनके लिए रूटिंग करना मुश्किल होता है। तो इस विधि के द्वारा हम उन पौधों की प्रोपोगेशन कर सकते हैं एयर लेयरिंग के द्वारा। जैसा नाम है इसका एयर लेयरिंग, कि हवा में ही हमको रूटिंग तैयार करना होती है। तो इस विधि में हम किस तरह से तैयार करते हैं? तो इस विधि में 1 साल से पुराने या पिछले सीज़न के शूट को जो पेंसिल थिकनेस का हो और आधा मीटर उसकी लंबाई हो, इसका चुनाव करते हैं। फिर सिलेक्टेड शूट के बेस से जो शूट हमने सेलेक्ट किया है, जो पेंसिल थिकनेस का है, उसके बेस से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब जो बेस से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर कम से कम 2.5 से 3 सेंटीमीटर साइज़ की गिर्डल करते हैं, छाल उतार देते हैं। मतलब गिर्डल करके और छाल उतार देते हैं, उसकी हटा देंगे छाल वहाँ से। और इस तरह से हटाते हैं कि उस स्थान से केवल फ्लोएम रिमूव हो। अब छाल निकाले गए स्थान पर जिस जगह से हमने 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर साइज़ की जहाँ पर से छाल निकाली है हमने, उस स्थान पर मिट्टी खाद का मिश्रण या फिर स्फैग्नम मॉस लपेट देते हैं। और जिस स्फैग्नम मॉस लपेटने से क्या होगा कि वहाँ पर मॉइस्चर बना रहता है। रूटिंग के लिए मॉइस्चर ज़रूरी है। तो वहाँ पर क्योंकि हम ये सारा काम एयर में कर रहे हैं, तो एयर में करने के लिए वहाँ पर मॉइस्चर ज़रूरी है। तो मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हमको स्फैग्नम मॉस का उपयोग करना होता है। तो ये मिलाकर मिट्टी खाद और स्फैग्नम मॉस, इनको मिलाकर, और या तो स्फैग्नम मॉस लगा देते हैं या फिर मिट्टी और खाद का मिश्रण करके उसको नमी इस तरह से करके, और करीब उस स्थान पर जहाँ पर हमने ये घाव बनाया है या छाल हटाई है, उस स्थान पर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर मोटाई की इतना वो मिश्रण लगा देते हैं। और उस मिश्रण को हम पॉलीथीन लपेट के सूतली से या धागे से टाइट बांध देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये मेन स्टेम है। ये मेन स्टेम से ये जो ब्रांच निकल रही, इस ब्रांच पे ये हमने ये एयर लेयरिंग की गूटी लगाई है या दाब लगाकर इसमें हम रूटिंग के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर से हमने ये जो 2.5 सेंटीमीटर ये जो एरिया है, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का छोड़ के ऊपर ये हमने इसकी छाल उतार दी है। ये छाल उतारने के बाद, मतलब पूरी चारों तरफ से हमने इसको छाल, ऐसा नहीं कि एक साइड की छाल उतारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्सा मोटा है और ये जो जहाँ पर ये लगाया है ये पतला है। तो इसकी इस तरह से चारों तरफ से ऐसी छाल उतार दी हमने कि फ्लोएम टिश्यू ही हट सके यहाँ पर से। अब यहाँ पर ये जो आप ये गोला देख रहे हैं, यहाँ पर हमने स्फैग्नम मास या फिर मिट्टी खाद का मिश्रण तैयार करके यहाँ पर इसको पॉलीथीन इसके ऊपर लगाकर पॉलीथीन के साथ इसको यहाँ पर इस तरह से पॉलीथीन के साथ बांध दिया जाता है। अब इसको इसी तरह से बांध कर छोड़ दिया जाता है।
स्फैग्नम मास जो है उसमें पौधे की रूटिंग के लिए जो नमी की ज़रूरत है वो उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। 2 से 3 माह के पश्चात हम देखते हैं इस स्थान से जड़ें निकल आती हैं। एक बार जड़ बन जाती है तब पॉलीथीन जड़ बनने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हमने वहाँ पर मिट्टी लगा दी है, तो उसको देखने उस और हम पॉलीथीन लगा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगाई जाती है यहाँ पर। तो जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हम लगाते हैं तो उस ट्रांसपेरेंट माध्यम से जब यहाँ पर जड़ें बन जाती हैं, रूटिंग हो जाती है इस पोर्शन से, तो उस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से हमको दिखाई देती है। तब हम इस पॉलीथीन को यहाँ से हटा देते हैं और सावधानी पूर्वक इस पॉलीथीन को हटा देते हैं ताकि रूट में किसी तरह की क्षति ना हो। इस पॉलीथीन को हटाने के बाद जड़ निकले हुए स्थान को हम नीचे से काट के इस भाग को मदर प्लांट से अलग कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो है ये यहाँ से रूटिंग निकल आएगी। तब हम इस पॉलीथीन को, ये जो पॉलीथीन लगा रखी इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, कट करके और इसको अन्यंत्र मदर प्लांट से कट कर दिया, यहाँ से काट दिया, काट के अब इसको हम अन्यंत्र लगा देंगे। और इसके पश्चात हम इसको काट लेते हैं। काटने के पश्चात हम नर्सरी की क्यारियों में इसको प्लांट कर देते हैं। वहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन करके और पौधे को वहाँ पर स्थापित होने देते हैं। सामान्यतः स्थापित हो जाता है जब पौधा, उसके बाद हम इसको पूरी तरह से जब ये डेवलप होने लगता है तब इसको हम वहाँ से नर्सरी की क्यारियों से निकाल कर अन्यंत्र जहाँ पर हमें इसे लगाना होता है फील्ड में लगा दिया जाता है। सामान्यतः एयर लेयरिंग जो की जाती है वो जुलाई से अगस्त मंथ में, मतलब जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, रैनी सीज़न होती है, ताकि जो हम मिट्टी छाल जो छीलने का जो छिला हुआ पोर्शन होता है उसके अंदर जो मिट्टी लगाते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे। जब इन्वायरमेंट में काफ़ी नमी होगी तो वो नमी वहाँ पर आसानी से ख़त्म ना होगी, तो नमी वहाँ पर बनी रहे, इसलिए हम रैनी सीज़न में ही ये प्रोसेस की जाती है। इस विधि के द्वारा लीची, लाइम, जैकफ्रूट, कैशू नट आदि को प्रोपोगेट किया जा सकता है। इस विधि में रूटिंग के लिए जो मिट्टी हम लगाते हैं उसके अंदर हम उस पोर्शन को जहाँ पर छीला हुआ है उस पोर्शन को हम इंडोल ब्यूटारिक एसिड का 3000 से 5000 ppm सॉल्यूशन से इसको ट्रीट किया जाता है ताकि रूटिंग आसानी से हो सके। इस विधि से प्लांट स्थापित होने में 2 मंथ से 1 साल का समय लग जाता है। तो ये सारी मेथड्स जो हैं वो एयर लेयरिंग की होती है और ये जो टेक्निक्स हैं ये सारी एयर लेयरिंग की है, जो कि पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था जिसको मैंने, जो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था तो इसको लेने के लिए थोड़ा टाइम था इसके लिए, इसलिए इसको ये यहाँ पर लिया है। तो इस तरह से हम एयर लेयरिंग के द्वारा काफ़ी फ्रूट प्लांट्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम करते हैं कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग, बडिंग, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। तो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जब किसी प्लांट में सीड प्रोड्यूस करने की क्षमता ना हो तो तब वेजिटेटिव उस प्लांट को बनाए रखने के लिए, प्रकृति में बनाए रखने के लिए उस प्लांट को हम वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करेंगे ताकि उस प्लांट की स्पीसीज कभी ख़त्म, वो जीनस कभी ख़त्म ना हो। तो जब कोई प्लांट बीज प्रोड्यूस करने में सक्षम ना हो तो इस प्रकार से डेवलप पौधे उनके मदर प्लांट के, तब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो प्लांट डेवलप होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सारे मदर प्लांट वाले ही होंगे, मतलब वो मदर प्लांट की ट्रू कॉपी होगा, बिल्कुल सारे कैरेक्टर मदर प्लांट के समान ही होंगे। तो हम कोई
ऐसे मदर प्लांट का प्रोपोगेशन करते हैं जो कैरेक्टर्स हमको चाहिए, जैसे हाई यील्डिंग वाला कैरेक्टर है, डिसीज़ रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर जब उस मदर प्लांट में है और उस मदर प्लांट को हम प्रोपोगेट करते हैं तो वो सारे कैरेक्टर उस उस प्रोपोगेशन पोर्शन में भी आ जाते हैं, और उस प्रोपोगेशन पोर्शन से हम जब प्रोपोगेट करेंगे तो सेम मदर प्लांट के समान ही पौधा प्राप्त होगा। फिर इस विधि से जो शूट जुवेनाइल फेज़ इनकी जो जो प्लांट्स तैयार होते हैं उनमें जुवेनाइल फेज़ छोटी होती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उनमें अर्ली एज में ही प्रारंभ हो जाती है। जब सीड से हम प्लांट लगाते हैं तब उसकी जुवेनाइल फेज़ बड़ी होती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो हमको देर से प्राप्त होती है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा जब हम प्लांटिंग करते हैं तो हमको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अर्ली एज में ही प्राप्त हो जाती है। प्लांट्स छोटी साइज़ के होते हैं जिनकी हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग आसानी से की जा सकती है। इन विधियों के द्वारा नोबल प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। प्लांट के डैमेज पोर्शन की रिपेयरिंग की जा सकती है और ब्रिज क्राफ्टिंग मेथड्स के द्वारा जो डैमेज पोर्शन है उसकी रिपेयरिंग भी की जा सकती है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं और कम खर्च में हमको प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से जो प्रोपोगेट करके प्लांट्स तैयार किए जाते हैं तो उनकी क्षमता का उपयोग गुणों की दृष्टि से वृक्षों के सुधार करने के लिए किया जा सकता है। उच्चतम गुणवत्ता वाले और डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट्स इन विधियों के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। इन विधियों के द्वारा नॉन प्रोडक्टिव लोकल वैरायटी को प्रोडक्टिव इम्प्रूव टाइप वैरायटी में परिवर्तित किया जा सकता है। इन विधियों के द्वारा कम लागत में कम समय में अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है और ये विधियाँ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए और कई सारे फ्रूट प्लांट्स के लिए जैसे एप्पल, लेमन, जैक फ्रूट, गुआवा आदि के लिए काफ़ी उपयोगी मेथड है ये। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काफ़ी उपयोगी मेथड है। प्लांट्स के संदर्भ में ये काफ़ी उपयोगी मेथड है और इनके द्वारा हम अच्छे उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में किया जाता है और कई विधियों के द्वारा। तो आपके सिलेबस में जो विधियां हैं उसमें कटिंग और लेयरिंग 2 विधियां ही दे रखी है, इसलिए मैंने बाकी बडिंग और ग्राफ्टिंग की मेथड्स को यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है, उनके सिर्फ नाम दे दिए हैं ताकि ये पता हो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ग्राफ्टिंग के द्वारा और बडिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। धन्यवाद।